उस सुबह समंदर शांत था, आसमान हल्का प्यारा नीला था। सी सरपेंट नाम के मजबूत जहाज पर 48 लोग सवार थे, जो विशाल समंदर को पार कर रहा था। वे कई तरह के लोग थे, छोटे बच्चों वाले परिवार थे, एडवेंचर पर निकले युवा छात्र थे और शांतिपूर्ण रिटायरमेंट ढूंढ रहे बूढ़े कपल थे। वे डेक पर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सूरज की धूप उनके चेहरों पर गर्म महसूस हो रही थी। जहाज पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, अपने पीछे एक सफेद निशान छोड़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह शांत दिन उस दुनिया का उनका आखिरी अनुभव होगा जिसे वे जानते थे। यह किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था, जो भविष्य के लिए सियाधी सादी उम्मीदों और छोटी छोटी योजनाओं से भरा था। अचानक मौसम बदल गया, नीला आसमान गायब हो गया। उसकी जगह एक गहरा गुस्से वाला ग्रे रंग आ गया। हवा एक भूखे भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी। बारिश गिरने लगी, धीरे धीरे बूंदों में नहीं बल्कि मोटी भारी चादरों में, जो समंदर और आसमान के बीच की रेखा को धुंधला कर रही थी। सी सरपेंट, जो कुछ ही घंटों पहले इतना मजबूत लग रहा था, एक बच्चे के खिलौने की तरह उछल रहा था। लहरें डेक पर टकरा रही थी, जो चीज बंधी नहीं थी उसे बहा ले जा रही थी। हवा में डर भर गया था, गाढ़ा और ठंडा। लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे, उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। कप्तान चिल्लाकर आदेश दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज तूफान की गर्जना में खो गई। जहाज ने तूफान के गुस्से से बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन समंदर ज्यादा ताकतवर था। एक भयानक आवाज, लकड़ी के टूटने की एक जोरदार कड़क जहाज में गूंज उठी। सी सरपेंट समंदर के नीचे छिपी किसी चीज से टकरा गया था। एक तेज बेरहम चट्टान से। पानी निचले डेक में तेजी से भर गया, ठंडा और अंधेरा। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा, पहले धीरे और फिर डरावनी तेजी से। अफरा-तफरी मच गई। लोग लाइफ बोट्स के लिए भागे, लेकिन हिंसक लहरों ने उन्हें लॉन्च करना लगभग नामुमकिन बना दिया। दुनिया चीखने, रोने और तूफान की लगातार आवाज का एक कैओटिक मिक्स बन गई। यह एक ऐसा बुरा सपना था जिससे जागना नामुमकिन लग रहा था। किसी करिश्मे से एक छोटा ग्रुप मलबे से चिपके रहने में कामयाब रहा। उन्हें लहरों ने धकेला और खींचा, जो उन्हें हमेशा के लिए लगा। आखिर में जैसे ही तूफान शांत होने लगा, उन्होंने उसे देखा। क्षितिज पर हरे रंग की एक पतली पट्टी, एक आइलैंड। अपनी आखिरी ताकत के साथ में मदद में तैरते वे एक रेतीले बीच पर गिर गए, थके और चौटिल, लेकिन जिंदा थे। वे कुल 48 थे। उन्होंने अजीब पेड़ों और अनंत समंदर को देखा। वे तूफान से बच गए थे, लेकिन इस अकेले भूले हुए किनारे पर एक नया शांत संघर्ष अब भी शुरू ही हो रहा था। पहले कुछ दिन भ्रम और निराशा में बीत गए। उनकी स्थिति की हकीकत एक गहरे कोहरे की तरह छा गई। वे एक ऐसे आइलैंड पर फंसे हुए थे जहां सभ्यता का कोई निशान नहीं था। जहाज के मलबे से जो खाना और पानी बचाया था, वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पहली चुनौती ताजे पानी की तलाश थी। एक छोटा ग्रुप, जिसकी अगुवाई एलारा नाम की एक पूर्व बॉटनिस्ट कर रही थी, घने जंगल में गया। हवा अनजान फूलों और नम मिट्टी की गंध से भरी थी। उन्होंने ऐसे पक्षियों की अजीब आवाजें सुनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। घंटों की तलाश के बाद उन्हें चट्टानी पहाड़ियों से नीचे बहता हुआ साफ ठंडा पानी का एक छोटा झरना मिला। यह छोटी सी खोज एक बहुत बड़ी जीत जैसी लगी। इसके बाद खाने की समस्या आई। आइलैंड हरा भरा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कौन से पौधे खाने के लिए सुरक्षित थे। उन्होंने मुश्किल और कभी-कभी दर्दनाक ट्रायल और एरर से सियाखा। उन्होंने बीच के किनारे लगे ऊंचे ताड़ के पेड़ों से नारियल इकट्ठा किए। उन्होंने तेज डंडों और बुनी हुई बेलों का इस्तेमाल करके मछली पकड़ना सियाखा। कुछ बच्चों ने अपनी तेज नजरों से लहरों से बनी उथली झीलों में चट्टानों से चिपके सीप पाए। भूख एक लगातार साथी थी। उनके पेट में एक टीस जो उन्हें उनकी तन्हाई की याद दिलाती थी। हर भोजन एक तोहफा था। उनके चारों ओर फैले जंगल के खिलाफ एक छोटी जीत। शेल्टर एक और जरूरी जरूरत थी। रातें ठंडी थीं और जंगल से आने वाली अजीब आवाजों से सोना मुश्किल हो जाता था। उन्हें बारिश और हवा से बचाव बनाना जरूरत थी। उन्होंने गिरे हुए लट्ठों का इस्तेमाल फ्रेम के लिए किया और बड़ी ताड़ की पत्तियों का इस्तेमाल छतों के लिए किया। काम मुश्किल और धीमा था। उनके हाथ खुरदुरे
और कठोर हो गए, लेकिन हर दीवार के साथ जो उन्होंने उठाई, उन्होंने सिर्फ एक शेल्टर ही नहीं बनाया, उन्होंने एक छोटा समुदाय बनाया। बीच पर झोपड़ियों का समूह एक छोटे गांव जैसा दिखने लगा। एक विशाल उदासीन जंगल में मानव जीवन का एक छोटा सा पॉकेट। बीमारी और अकेलापन खामोश दुश्मन थे जो उनके कैंप में घुस गए। दवा के बिना एक छोटी सी चोट एक खतरनाक इन्फेक्शन बन सकती थी। बुखार आते जाते रहे, जिससे लोग कमजोर और डरे हुए रह जाते थे। एलारा ने पौधों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल बुखार को शांत करने और घावों को साफ करने वाली जड़ी बूटियां खोजने के लिए किया, लेकिन यह एक लगातार लड़ाई थी। अकेलापन भी उतना ही मुश्किल था। शांत शामों में जब वे जलती हुई आग के चारों ओर बैठे होते थे, तो वे अपनी पुरानी जिंदगियों के बारे में सोचते थे, उन परिवारों और दोस्तों के बारे में जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे। उन्हें घर के छोटे आराम की याद आती थी। एक नरम बिस्तर, एक गर्म कप चाय, रेडियो पर एक जाना पहचाना गाना। जैसे जैसे महीने सालों में बदल गए, बचे हुए लोगों ने आइलैंड के साथ जीना सीख लिया। वे अब सिर्फ मेहमान नहीं थे, वे निवासी थे। उन्होंने एक रूटीन बना लिया था, सूरज और वेदरों द्वारा निर्देशित जीवन की एक लय। जो बच्चे जब वे आए थे तब छोटे थे, अब बड़े हो रहे थे। यह आइलैंड ही उनका असली घर था। वे बंदरों की फुर्ती से पेड़ चढ़ना सीख गए थे और एक नजर में खाने योग्य बेरी पहचान सकते थे। वे जंगल से नहीं डरते थे, वे उसे समझते थे। उनकी हंसी अक्सर कैंप में गूंजती थी, शुद्ध सीधी सादी खुशी की एक आवाज जो बड़ों का हौसला बढ़ाती थी। वे अविश्वसनीय रूप से रिसोर्सफुल बन गए थे। कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। उन्होंने नरकट से टोकरियां बुनी और झरने के पास मिली मिट्टी से बर्तन बनाए। मार्कस नाम के एक पुराने इंजीनियर ने रेत और अपनी आग से निकले कोयले का इस्तेमाल करके एक साधारण पानी फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाना सीख लिया था। उन्होंने एक खास पेड़ की रेशेदार छाल से कपड़े बनाना सीखा। हर नई रचना उनकी लचीलेपन का प्रमाण थी। इसने दिखाया कि भले ही वे दुनिया से कट गए थे, उनके दिमाग अभी भी तेज थे, उनकी आत्माएं अभी भी इनोवेटिव थीं। वे सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वे एक जिंदगी बना रहे थे। अपने साझा संघर्ष में दोस्ती और परिवार के गहरे रिश्ते बन गए। जो लोग जहाज पर अजनबी थे, वे अब हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। उन्होंने अपना खाना साझा किया, एक दूसरे के बच्चों की देखभाल की और दुख के पलों में एक दूसरे को सांत्वना दी। एक बूढ़ी औरत जो एक टीचर थी ने बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया और उसने एक चिकनी सपाट चट्टान किया। उसने उन्हें जहाज के मलबे से बचाई गई कुछ किताबों का इस्तेमाल करके पढ़ना और लिखना सिखाया। ये सबक उस दुनिया से एक लिंक थे जिसे उन्होंने खो दिया था। आइलैंड से परे एक भविष्य का वादा। बेशक संघर्ष के समय भी थे। इतने करीब रहकर लगातार तनाव में कभी कभी झगड़े भी होते थे। संसाधनों या फैसलों को लेकर असहमति भड़क सकती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मतभेदों को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लिया। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व उनकी एकता पर निर्भर करता है। वे शाम को इकट्ठा होते थे, सिर्फ खाना साझा करने के लिए नहीं, बल्कि बात करने, योजना बनाने और एक दूसरे को यह याद दिलाने के लिए कि वे अकेले नहीं थे। वे विशाल तारों भरे आसमान को देखते थे और शांति महसूस करते थे। वे एक छोटी जनजाति थे, एक परिवार जो खून से नहीं बल्कि एक भूले हुए आइलैंड पर एक साझा भाग्य से बंधा था। 13 साल एक लंबा समय होता है। बच्चे अब युवा हो चुके थे, बड़े लोग और बूढ़े हो चुके थे। उनके चेहरों पर धूप और चिंता की लकीरें थीं। आइलैंड उनका घर था। वे जंगल के हर रास्ते, किनारे की हर चट्टान को जानते थे। उन्होंने यहाँ एक जिंदगी बनाई थी, अपने नियमों और परंपराओं वाला एक समाज। फिर भी बचाव की उम्मीद कभी पूरी तरह से नहीं मरी। यह एक छोटी टिमटिमाती लौ थी जिसे वे अपने दिलों में सावधानी से बचाए रखते थे। हर दिन किसी को क्षितिज पर नजर रखने का काम सौंपा जाता था, किसी भी जहाज के निशान के लिए, अंतहीन नीले समंदर को स्कैन करने के लिए। 12 सालों तक उन्होंने खाली समंदर के अलावा कुछ नहीं देखा। आइलैंड छोड़ने का सपना कभी फीका नहीं पड़ा। मार्कस, इंजीनियर, सालों से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे विश्वास था
कि वे एक राफ्ट बना सकते हैं, एक ऐसा जहाज जो उनमें से कुछ को खतरनाक चट्टानों से मजबूत होगा। यह एक खतरनाक विचार था, लेकिन यह उम्मीद का एक शक्तिशाली प्रतीक भी था। हर किसी ने प्रोजेक्ट में योगदान दिया। उन्होंने सबसे मजबूत लट्ठे, सबसे टिकाऊ बेलें इकट्ठा की। उन्होंने अपने हाथ से बने कपड़े से एक पाल बुनने में महीनों बिताए। राफ्ट सिर्फ लकड़ी और बेल नहीं थी, यह घर के लिए उनकी सामूहिक लालसा से बनी थी। एक दोपहर जब लियो नाम का एक युवा निगरानी कर रहा था, उसने कुछ देखा। पहले उसने सोचा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। यह एक छोटा सा धब्बा था, नीले रंग के खिलाफ एक दाग। उसने स्क्विंट किया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह बादल नहीं था, यह लहर नहीं थी, यह एक पाल था। उसने एक चीख मारी, इतनी डिसबिलीफ और खुशी से भरी आवाज कि गांव से हर कोई भागता हुआ आया। वे बीच पर खड़े थे, सूरज से अपनी आंखों को बचाते हुए इशारा कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 13 जहाज आ रहा था। बचाव एक धीमी और भावनात्मक प्रक्रिया थी। जहाज के क्रू को एक ऐसे आइलैंड पर 48 लोगों का एक थ्राइविंग समुदाय देखकर हैरानी हुई, जिसे वे अनइनहैबिटेड मानते थे। बचे हुए लोगों ने भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस किया। भारी राहत और खुशी थी, लेकिन थोड़ी उदासी भी थी। वे एकमात्र घर छोड़ रहे थे जिसे उनमें से कई ने कभी जाना था। जैसे ही वे दूर चले गए, वे डेक पर खड़े रहे और अपने आइलैंड को सिकुड़ते हुए देखा, जब तक कि वह क्षितिज पर सिर्फ एक हरा धब्बा नहीं रह गया। वे एक ऐसी दुनिया में लौट रहे थे जो बदल चुकी थी, और वे भी बदल चुके थे। वे आइलैंड को अपने साथ ले गए, कठिनाई की याद के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ताकत, अपनी एकता और उम्मीद की कभी न खत्म होने वाली शक्ति की याद के रूप में।